गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग लेक्चर 6 पर हैं और लेक्चर 6 में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर सवाल लग रहे थे। उसी में अगला सवाल है, सवाल की लैंग्वेज देखिए, कहता है 5 persons A, B, C, D, E are contesting in an election. 3 persons are to be elected. If one of them D, देखिए लैंग्वेज आप समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ के ऊपर 5 लोग हैं, A, B, C, D, E, इलेक्शन होना है, 5 आदमियों में इलेक्शन होना है और 3 चुने जाना है। यहाँ के ऊपर जो 3 है वो चुने जाना है, 1 2 3 4 5 हैं। अब उसके बाद में कह रहा है इफ वन ऑफ देम डी हैज़ बीन इलेक्टेड अनकंटेस्टेड, और डी जो है वो इलेक्शन में शामिल नहीं होगा। देखिए बहुत कुछ समझाने की बात की ज़रूरत है, खाली आपकी बात समझ में 1 मिनट में आ जाएगी अगर आप समझना चाहेंगे। डी को इलेक्शन में शामिल नहीं होना है, डी अनकंटेस्टेड है और इलेक्शन में ना शामिल होते हुए उसको चुनाव जिताना है कि इफ़ वन ऑफ देम डी हैज़ बीन इलेक्टेड होगा लेकिन अनकंटेस्टेड। तो कहता है कि सी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट सी वुड बी इलेक्टेड। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर हमारे पास में 5 लोग हैं तो 5 लोगों में डी को इलेक्शन में शामिल नहीं होना है और 3 चुने जाना है। तो अब आपके पास में 5 में जब इसको चुनाव में शामिल नहीं होना है, इलेक्शन में शामिल नहीं होना है, तो आपके पास में 1 2 3 और ये बचे 4। तो अब 4 में सिर्फ 2 का में इलेक्शन होगा। 2 विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4, क्योंकि एक डी जो है वो चुना जा चुका, उसको इलेक्शन में शामिल नहीं होना है, सारे लोग समझ लें। तो ओनली 2 आउट ऑफ 4 का जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा 4C2, सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 4। ये हम कॉम्बिनेशन में पढ़ा चुके, सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 4। ये आप लोगों ने NCR का फार्मूला लगा दिया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 6 मिलेगा। फैक्टोरियल 4 जो है वो 4 3 2 1 हो जाएगा, और 2 जो है ये 2 into 1 हो जाएगा, और 4 - 2 जो है वो ये 2 होगा, जो 2 into 1 होगा, और 2 into 1 इससे कटेगा, और 4 3 12 को 2 से जब आप करिएगा तो ये आ जाएगा 6। 4 में 2 के चुने जाने के जो वेज होंगे, जो तरीक़े होंगे, वो 4C2 होंगे और वो रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 6। और वो अगर आप ट्री डायग्राम से बनाइएगा तो देखिए, अगर उस घटना को 4 में 2 यानी डी तो हर एक में रहेगा, होना 3 ही है, लेकिन ये अनकंटेस्टेड है, जो चुनाव होना है वो 4 में होना है और 2 चुने जाना है और एक डी को उसमें शामिल कर देना है। और उस घटना को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ABD कॉम्बिनेशन हो सकता है, डी तो रहेगा, BCD कॉम्बिनेशन हो सकता है, ACD हो सकता है, AED हो सकता है, BED हो सकता है और CED हो सकता है। इन 4 में जो 3 चुना जाना है, डी जिसमें हमें हर एक में शामिल रहेगा, उनके 6 कॉम्बिनेशन इस तरीके से आएंगे। ये आपके सामने मैंने रख दिए और ये घटना हमने ए से रिप्रेजेंट की गई है। और अगर इनके कार्डिनल नंबर देखेंगे तो Na बराबर आ जाएगा 6। और अगर आप इसके बाद में बी देखिए कि सी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम सी के चुने जाने वाली घटना बी से रिप्रेजेंट करें तो एक कॉम्बिनेशन BCD आ जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ACD आ जाएगा और एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा CE और यहाँ के ऊपर D। सामने के बाद सी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी देखना है तो जिसमें सी शामिल है, इसमें सी है, इसमें सी है और इसमें सी है, तो इसके अंदर सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन होंगे। जब दोनों का आप कॉमन ले लीजिएगा तो A इंटरसेक्शन B में यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर आएंगे दोनों का कॉमन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि C के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, देखिए C इसी में है, ये देखिए C है, तो इसको हम लोगों ने C के चुने जाने वाली घटना B से रिप्रेजेंट की है। तो C के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, जबकि क्या पता है पहले से पता है कि D ऑलरेडी हर एक कॉम्बिनेशन में शामिल है, तो बराबर Na इंटरसेक्शन B अपान Na होगा। पीछे फार्मूला पढ़ाया जा चुका है, इसकी वैल्यू 3 आएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी वैल्यू आंसर 1/2।
सी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर सिखा दी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ए क्लास 40% स्टूडेंट रीड मैथ, 25% बायोलॉजी एंड 15% बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो 15% है वो साइमल्टेनियसली है। मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 40%, यानी 100 में 40। बायोलॉजी पढ़ने वालों स्टूडेंट की जो यहाँ के ऊपर दे रखी है वो 100 में 25 दे रखी है, 25%। और जो दोनों पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली मैथमेटिक्स बायोलॉजी, इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर साइमल्टेनियसली रीडिंग मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इज 15%, यानी 15/100। ये सब लोगों की बात समझ में आ गई। इसके बाद में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड मैथ। इस बात की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है कि वो मैथ पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये पहले से पता है कि उसके पास बायोलॉजी भी है। इफ इट इज नोन दैट ही रीड बायोलॉजी, तो हम लोगों को मैथ की प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालना है। किसकी निकालना? मैथ की। जबकि पहले से पता है कि वो बायोलॉजी भी लिए हुए है, तो PM/B होगा, तो आ जाएगा PM इंटरसेक्शन B और अपान PB। ये फार्मूला आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताया जा चुका है। मैथमेटिक्स की पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, और जबकि पहले से पता है कि उसके पास में बायोलॉजी है, तो बराबर 0.15 अपान 0.25 होगा। और ये डेसिमल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो 5/3 यहाँ के पर 15 और 5×5 25। इसका मतलब मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये पहले से पता है कि उसके पास बायोलॉजी है, 3/5 होगी। फिर कॉमा लगा दिया जाएगा। फिर बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, और जबकि पहले से पता है कि वो उसके पास में मैथ है, तो M इंटरसेक्शन B अपान PM होगा, और M इंटरसेक्शन B 0.15 रखा जाएगा, जो ये है, देखिए 0.15 है, ध्यान रखिएगा। और PM जो 40% है 0.40। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 3/8 मिल जाएगा। इस पूरे सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़माने में ये इस तरीके की प्रॉब्लम IIT वगैरह में पूछी जाती थी, अब तो 12वें लेवल में आ गई है। ये मैंने आपको यहाँ पर जो है समझा दिया। अब अगला सवाल लिखने में थोड़ा जो है वो टाइम लगेगा, ज़रा सा रुकिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, कह रहा है कि ओनली 3 स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, कह रहा है कि ओनली 3 स्टूडेंट्स A, B and C appear at a competitive exam. The probability of A coming first, सुनते रहिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A कमिंग फर्स्ट इज थ्राइस दैट ऑफ B। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम कंडीशन बना देंगे। 3 लोग अपियर हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, A के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी B की 3 गुनी है, एंड द प्रोबेबिलिटी of B coming first
is thrice of C, is thrice of C. Find the probability of each coming first, each coming first, and also find the probability that A or B comes first and that none of them come first. None of them. देखिए आप लोग सवाल को यहाँ पर ये देखिएगा, कंडीशन ये दे रखी है, सारे बच्चे देखें कि 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तीनों स्टूडेंट्स को ए, बी और सी कहा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। ए के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी बी की 3 गुनी है और बी की फर्स्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सी की 3 गुनी है। कि अगर मान लिया जाए बच्चों कि पी सी बराबर यहाँ पर ये पी है, क्योंकि सी पर कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसमें यहाँ पर ये दे रखा है कि बी के फर्स्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सी की 3 गुनी है। आप देख लें, बी के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी सी की प्रोबेबिलिटी की 3 गुनी है और ए के फर्स्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बी की यहां के पर 3 गुनी है। आप लोग बात समझ लें, ए के फर्स्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है बी की प्रोबेबिलिटी की 3 गुनी है और बराबर यहां से आ जाएगा 3 इंटू, और उसके बाद में यहां के पर ये देखो ये पी बी है, पी बी का मतलब ये हो जाएगा यहां के पर ये 3p और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 9p। ये मैंने यहां तक कंडीशन जो है दौड़ा दी है। अब कह रहा है, सारे लोग समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी ए और पी बी और प्लस पी सी तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज़्यादा नहीं होगा। सारे बच्चे समझ लें, तो पी ए जो है वो 9p निकला, पी बी जो है वो 3p निकला और पी सी जो है ये p निकला। तो 9, 3, 12 और 1 यहाँ के पर आ जाएगा 13p बराबर यहाँ के पर 1। 9, 3, 12 और 1 13p बराबर 1 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से p की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1 अपान यहाँ के पर 13। 13p बराबर 1 होगा और p की वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी 1 अपान यहाँ के पर 13। और आगे बढ़ाएं बात को हम। अब उसने कहा है कि सबके फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि जब आप पी ए बच्चों निकालिएगा तो आपके पास में ये देखिए यहाँ के पर 9p रखा हुआ है। आप इस p की वैल्यू को रखिएगा तो 9/13 जो है वो ए के पास होने की फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी होगी और पी बी जो है वो 3p के बराबर है। पी बी जो है वो 3p के बराबर है, तो बराबर ये देखिए 3/13 होगा और पी सी जो है वो p के बराबर है, इसलिए आ जाएगा 1 अपान और यहाँ के पर 13। अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। इन सब के अलग अलग फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी। अब उसने सवाल में कहा है आप पढ़ लीजिएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कमिंग फर्स्ट, ये तो हो गया, एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कम्स फर्स्ट, यानी आइदर ए और यहाँ के पर बी, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, दोनों साथ साथ फर्स्ट नहीं आ सकते बच्चों। तो आइदर ए, देखो ये पी लिखा गया, ए यूनियन और यहाँ पर बी, और यहाँ के पर आ जाएगा पी ए और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा पी बी। ए और बी के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, दोनों साथ साथ फर्स्ट नहीं आ सकते, इसलिए पी ए की वैल्यू 9/13 बच्चों यहाँ के पर रख दो और पी बी की वैल्यू 3 यहाँ के पर 13 रख दो, तो ये आ जाएगा आंसर 12/13। ए या बी के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी 9/13 हो जाएगी, 12/13 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है।
अब उसने कहा है कि नन ऑफ देम कम फर्स्ट, और दोनों के फर्स्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहां के ऊपर आ जाएगा पी ए यूनियन बी का यहां के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कर दिए, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी बच्चों होगा बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 12/13, तो बराबर आ जाएगी 1/13। 1 माइनस और ये इसकी जगह के ऊपर 12/13 ये वाला रख दिया जाएगा, और 13 में से 12 घटेगा तो ये आ जाएगा 1/, यहाँ के ऊपर 13। सारे लोगों ने मेरी बात को समझा? ये मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सवाल को लगा दिया है, ठीक है। कोई पॉइंट कहीं के ऊपर कोई ऐसा नहीं है, अगर आप समझ के हर सवाल को, सारे लेक्चर्स को देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी सब आपकी समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले देखिएगा और फिर ये देखिएगा, मैंने चीज़ें जो है वो आपको यहाँ के ऊपर समझा दी हैं। देखिए कह रहा है कि इफ द ऑड्स इन फेवर, ये क्वेश्चन आप यहां के ऊपर देखें, कह रहा है कि इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ विनिंग अ रेस of winning a race by 3 horses are respectively are respectively 1:3 are respectively 1:3, 1:4 and 1:, यहाँ के पर 5. Find the probability that one of them horses will win. सारे बच्चे एक बात को समझें कि कह रहा है कि इफ द ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का बच्चों मतलब ये हो जाएगा कि पी ए अपान यहाँ के पर पी ए डैश, अगर पहले घोड़े के लिए घटना ए से रिप्रेजेंट की जाए और ऑड्स इन फेवर लिखा जाए तो फेवर वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर रहेगी और कॉम्प्लीमेंट्री नीचे रहेगी। ये वैल्यू यहाँ के पर 1/3 आएगा। दूसरे घोड़े के लिए अगर हम लोग बी का इस्तेमाल करें तो पी बी अपान पी बी डैश होगा और बराबर 1/4 आएगा, और इसके बाद में यहाँ के पर पी सी अपान यहाँ के पर आ जाएगा पी सी डैश बराबर 1/5 होगा। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल विन, तो इंप्लाइज दैट यहाँ के देखिए, अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर ये जो पी ए डैश है इसकी जगह पर हम लोग 1 माइनस पी ए रख सकते हैं, इसलिए पी ए अपान 1 माइनस यहाँ के पर पी ए बराबर 1/3 होगा। देखिए ये पी ए ऐसे ही रहा और ये जो पी ए डैश था इसकी जगह पर 1 माइनस पी ए रख दिया। यही बात यहाँ पर भी होगी कि पी बी ऊपर वैसे ही रहेगा और ये 1 माइनस यहाँ के पर आ जाएगा पी बी और बराबर 1/4 बच्चों होगा, और ये आ जाएगा यहाँ के पर पी सी अपान 1 माइनस यहाँ के पर पी सी बराबर 1 यहाँ के पर आ जाएगा 5 पी सी डैश की वैल्यू। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ के पर पी ए आएगा बराबर 1 माइनस यहाँ के पर पी ए होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4 पी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई जोड़िए इसको 3 को और 1 को और बराबर 1 होगा, तो यहाँ से पी ए की वैल्यू यहाँ के पर 1/4 मिलेगी यहाँ से, और इम्प्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ से पी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी ए कैलकुलेट कर दिएगा। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करिएगा तो पी बी बराबर 1 यहाँ के पर 5 मिलेगा, अभी देख के बताता हूँ मैं, और पी सी की वैल्यू शायद यहाँ के पर मिल जाएगी 1/6।
ठीक है, 1/4, 1/5 और 1/6 यही मिलेगी, घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल विन, किसी एक घोड़े के जीत जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आइदर ऑफ देम ए और बी और सी, और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, क्योंकि तीनों घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती। तो आपसे बच्चों जो पूछा गया है वो पूछा गया है पी ए यूनियन बी और यूनियन सी बराबर हो जाएगा यहाँ के पर पी ए और प्लस पी बी और प्लस यहाँ के पर ये पी सी। तो पी ए की वैल्यू 1/4 होगी, ये 1/5 होगी और 1/6 होगी, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो मिलेगा 37/60। जब घर में आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा 37 और अपॉन यहाँ के पर 60। और आगे बढ़िए, इसके बाद में आप देखें देखिए, अब मैं आप लोगों को आज की लास्ट चीज़ पढ़ा रहा हूं और इसी में भी 10-5 मिनट लग जाएंगे। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आगे हम जाएंगे तो आपको इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और उसके बाद में यहाँ पर डिपेंडेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सुनिएगा मेरी बात को, दो चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होगा वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। अभी आगे बातें जो हैं वो बढ़ेंगी। इंडिपेंडेंट का वही मतलब होगा कि जो होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी, दोनों का रिजल्ट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, किताबों में आप देखते रहिएगा कि हमेशा यहां के ऊपर इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं, तो याद रखिएगा कि पी और यहां के पर बी अपान यहां के पर ये ए बराबर, हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन यहाँ के पर ये पी ए पढ़ाया था। अगर दोनों इवेंट्स, याद रखिएगा इस चीज को, कि अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पी बी बाई ए जो है, ये याद रखिएगा पी बी बाई ए बराबर यहां के पर आ जाएगा पी बी। अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, एक इवेंट का जो रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी का दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो अभी सवाल में आपको दिखने लगेगा कि किस तरीके से दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, ये पढ़ा आपने। किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट्स होती हैं कि एक की निकालते हैं और एक के बारे में पहले से आपको पता होता है। इसी तरीके से इवेंट्स किस तरह इंडिपेंडेंट होंगी और उनके लिए हम लोग मैथमेटिकल रिजल्ट क्या लगाएंगे। अगर ये दोनों इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं बी बाई ए, तो पी बी बाई ए पी बी के बराबर होगा। और इसी तरीके से जब हम पी ए बाई बी अगर हम इसकी निकाल रहे हैं और इसके बारे में पहले से हमको पता है और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो रिजल्ट ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर पी ए, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में देखिए ये रिजल्ट जनरल है, ये रिजल्ट हमारे पास जनरल है। तो जब पी बी बाई ए की वैल्यू, इस पी बी को आप यहाँ रखिएगा, देखिए पहला फार्मूला यहाँ के ऊपर क्या बनेगा कि पी बी और बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन यहाँ के ऊपर पी ए। यानी जहाँ पर ये लिखा हुआ था वहाँ पर आपने पी बी लिखा और राइट वाला पोर्शन वैसे ही लिखा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी
बराबर हो जाएगा यहाँ के पर पी ए और इनटू यहाँ के पर पी बी। इसको बॉक्स में सारे बच्चे करेंगे। देखिए, चाहे आप फार्मूला यहां से निकालें और चाहे फार्मूला आप यहां से निकालें, इसको भी आप देख लें कि आपके पास में पी ए बाई बी जो है, देखिए दूसरा फार्मूला आप यहां के देख लीजिए कि अगर हमारे पास पी ए बाई बी है तो भी यहाँ के पर पी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा और यहाँ के पर रह जाएगा यहाँ के पर पी बी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। और अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हमने आपको बताया पी ए अपान बी बराबर पी ए हो जाएगा। तो जब आप यहाँ के पर ये देखिए पी ए रखिएगा इसकी जगह पर ही, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी बच्चों होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर और पी ए और इनटू यहाँ के पर ये आ जाएगा पी बी। ये मैंने आप लोगों को दोनों फार्मूले जो हैं यहाँ के पर बता दिए और दोनों फार्मूलों में मैंने बता दिया कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक की प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट दूसरे की प्रोबेबिलिटी की रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो दोनों इंडिपेंडेंट कहलाएंगी। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो डिपेंडेंट होंगी। और डिपेंडेंट में बच्चों यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये जो फार्मूला लिखा हुआ ये वाला, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये कब होगा कि जब दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम डिपेंडेंट को अलग से नहीं बता रहे हैं, बात आप समझ लीजिए कि अगर डायरेक्ट वही वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है, तो इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट हैं और अगर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो हमने आपको बॉक्स में लिख दिए। अब इसमें मैं एक सवाल आपको अभी करके फौरन दिखाई दे रहा हूँ। देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ के पर क्वेश्चन यहाँ के पर लिख रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि प्रूफ दैट events, prove that events A बराबर occurrence of head on first coin, of head on first coin and B बराबर occurrence of tail on second coin। In the toss of two coins, in the toss of two coins, in the toss of two coins are independent। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है और ये आखिरी चीज इस वक्त की है, आप देख लें कि प्रूफ दैट द इवेंट्स, दो इवेंट हैं, एक इवेंट को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कहा यह जा रहा है अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन, ठीक है, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं। यह घटना क्या है, ए बराबर अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन और बी बराबर द अकरेंस ऑफ टेल ऑन सेकंड कॉइन। और सिक्के क्या उछाले जा रहे हैं, इन द टॉस ऑफ टू कॉइन्स आर इंडिपेंडेंट। और प्रूव ये करना है कि दोनों घटनाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, दोनों घटनाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले अगर दो सिक्के उछाले गए तो दो सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, देखिए सैंपल स्पेस यहां के ऊपर ये बनेगा एस बराबर, यहां के ऊपर एस बराबर, यहां के ऊपर देखिए एस बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। ये दो सिक्के उछालने के बाद में सिचुएशन यहां के ऊपर ये आ जाएगी। इसके बाद में ए बराबर क्या होगा, देखते रहिए, ए बराबर हेड हेड आएगा और हेड टेल आएगा, क्योंकि ए बराबर उसने कहा है कि अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, तो अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन हो गया। और इसके बाद में बी बराबर उसने कहा है कि हेड टेल होना चाहिए दूसरे सिक्के पर,
और टेल टेल होना चाहिए, दूसरे सिक्के पर टेल। तो इसका मतलब ये दो घटनाएं जो है वो बी के लिए जाएंगी और ये ए के लिए जाएंगी। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग एन कार्डिनल नंबर, तो इसका मतलब ये घटना जो है ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, बराबर आ जाएगा 1, दोनों में यहां के पर ये कॉमन आ जाएगी। अब इसके बाद में प्रूव ये करना है कि दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप गौर करिएगा, क्या हम लोगों को यहां के पर प्रूफ क्या करना है कि दोनों यहां पर इंडिपेंडेंट हैं। कहां पर करें सवाल को, खैर देखते हैं। प्रूव ये करना है कि दोनों घटनाएं जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसी सवाल को मिटाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया पी ए जो है बच्चों, पी ए जो है ये मिलेगा एन ए अपान एन एस। एन ए अपान एन एस का मतलब ये हो जाएगा पी ए जब आप निकालिएगा तो ये 2/4 निकलेगा, ये फेवर होगा और टोटल हमारे पास में एन एस जो है वो 4 होगा, तो वैल्यू 1/2 आएगी। और जब आप लोग पी बी निकालिएगा तो ये भी 1 और 1 2 और बटे 4 बराबर निकल आएगा यहाँ के पर 1/2। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। और ये कह रहा है कि दोनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। तो अब यहाँ के पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो अब आप ये बताइए कि पी ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन यहाँ के ऊपर एन एस होगा, क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है और अपॉन यहां के ऊपर एन एस। तो इसमें यहां के ऊपर एन ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला 1 और एन एस कितना है यहां के ऊपर 4। आप लोग देख लें इस चीज को, हमने पी ए निकाल दिया, आप लोगों ने देखा, पी बी निकाल दिया, पी बी का मतलब हो जाएगा एन बी 2 और अपान एन एस 4 और पी ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस होगा। एन ए इंटरसेक्शन बी 1 है और एन एस जो है वो यहां पर 4 है। और प्रूव ये करना है कि दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 मिला और पी ए 1/2 मिला और पी बी 1/2 मिला। तो बताइए 1/4 और 1/4 ये बराबर हुआ या नहीं बराबर हुआ। आप लोगों को इस वक्त जो मैंने पढ़ाया है कि जो इवेंट्स हैं किस तरह इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो मैथमेटिकल रिलेशन ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा, ये है मैथमेटिकल रिलेशन। और एक घटना की जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है वो दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता। अगर हमारे पास में 2 थैले हैं और दोनों में गेंदे हैं तो इससे गेंद अगर निकाला जाए तो इसका रिजल्ट इस दूसरे वाले थैले से निकाले गए गेंद के रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर इससे निकाला जाए तो इससे निकाले गए गेंद की प्रोबेबिलिटी जो भी इवेंट होगी उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मैथमेटिकली अगर दोनों घटनाएं ए और बी मानी जाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर पी ए इंटू पी बी है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया। अब आप लोग इसको घर के ऊपर इस लेक्चर को देखिएगा, इसी को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट रन पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।